मुस्लिम देश कतर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत काफी समय से कतर को उसकी औकात दिखाना चाहता था और अब वो मौका भारत को मिल गया है। कतर ने गैर कानूनी तरीके से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। इन 8 भारतीयों को पिछले साल जासूसी के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। कतर की एक अदालत भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाएगी और भारत सरकार चुप रहेगी। ये गलतफहमी वो पाल सकते हैं जिन्हें मौजूदा भारतीय विदेश नीति पर भरोसा न हो। और कतर भी ये जानता है कि अब भारत के साथ वो भारत नहीं है पुराना जो चुपचाप से कहता था अच्छा मेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारा तो आप दाहिने पे मार दो, ये भारत नहीं है। कतर के साथ में जो इस समय सिचुएशन चल रही है, एक तो ये भी है कतर की अगर हम मजबूरी को समझे तो कतर के यहाँ पर इंडियंस बहुत बड़ी मात्रा में है। ये इंडियंस के लिए प्रॉब्लम नहीं कि इंडियंस का रोजगार छिन जाएगा, ये कतर के लिए प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ फिर वो जॉब्स करेगा कौन, कतर की इकोनॉमी को संभाले कौन। कतर की आप देख लो हर सेक्टर में ही इंडियंस भरे पड़े हैं। कोई भी सेक्टर आप उठा लो, मेडिकल सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, फाइनेंस का हो, ये वो दुनिया सब में इंडियंस भरे पड़े। तो इंडियंस बहुत ही क्रूशियल है कतर की इकोनॉमी चलाने में, क्योंकि इनको तो खाली तेल निकल आएगा, वरना अगर ये लोग इतने क्रूशियल होते तो पहले से इनका कुछ बड़ा सा इतिहास रहा होता। मगर तेल निकलने के पहले तो हमने कुछ सफलता देखी नहीं, कतर जैसे देशों की फंस जाते। साथ ही साथ में इंडिया के खिलाफ अब किस हद तक जाएंगे इनको नजर आ रहा है कि जब कनाडा रेल दिया गया, जब पाकिस्तान पूरी तरीके से उसके तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं, तो फिर ये कौन सी खेत की मूली है, कितनी लंबी रेस तक ये भारत से लड़ पाएंगे, कितने लंबे देर तक ये टिक पाएंगे भारत सामने। इसीलिए अभी आप देखना ये जितना भी कह लें कतर को झुकना ही पड़ेगा। कतर ने भारत को क्यों भड़काया है और अब कैसे भारत कतर के पर कतरने वाला है। दरअसल कतर वो देश है जिस पर खुद खाड़ी देश ही कट्टरता और आतंक फैलाने का आरोप लगा चुके हैं। 2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजिप्ट जैसे देशों ने कतर से अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ लिया था। सऊदी अरब ने आरोप लगाया था कि कतर कई आतंकी संगठनों का समर्थन करता है। उस समय इन सभी देशों ने कतर जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। कतर के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। कूटनीति में पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले जयशंकर के लिए ये वक्त काफी मुश्किल भरा है। वैसे कूटनीति में हर देश अपने बैकडोर चैनल खुले रखते हैं। हो सकता है कि भारत अपने संपर्क को यहाँ इस्तेमाल करे, सऊदी और यूएई जैसे देशों की मदद ले। भारत के रिश्ते इन देशों से बेहद करीब हैं और ये कतर से भारत की मीडिएशन कराने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और है जो गौर की जा सकती है, कतर की आबादी में 25% हिस्सा भारतीय समुदाय का है। नई दिल्ली में हुए इस बैठक में कोई घोषणा पत्र नहीं आ पाएगा, तब भारत ने अपने निजी रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका समेत सभी देशों को मनाया था और सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी हुआ था। पूरी दुनिया में भारत के इस पहल की तारीफ हुई थी। कतर पर भी भारत कुछ इसी तरह का दबाव बना सकता है। कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास इन भारतीय पूर्व नौसैनिकों को माफी देने का अधिकार है। कतर में 2 मौकों पर यहाँ के अमीर कैदियों को माफी देते हैं। पहला मौका रमजान के मौके पर और दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस को। चूँकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए माफी का मौका है। इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इन भारतीयों ने नौसेना में लगभग 20 साल तक काम किया। इस दौरान उनके ऊपर किसी भी तरह के आरोप नहीं थे। वो ट्रेनर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। ऐसे में भारत को कूटनीतिक रिश्तों के अपने सारे पत्ते खोलने होंगे, चाहे सऊदी की मदद लेनी पड़े या फिर यूएई की। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इनकी रिहाई हो सके। कतर से खबर आने के बाद से ही भारत सरकार में से लेकर हलचल मची हुई है और सरकार जल्द ही भारतीयों की वापसी का रास्ता खोज निकालने में लगी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खबर के आने के बाद से कतर और भारत की सरकारें इस पर खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। उससे उलट दोनों ने चुप्पी साध रखी है। अब इस चुप्पी के मायने भी अलग अलग निकाले जा सकते हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय का ये बयान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिसमें उम्मीद बाकी है। जानकार बताते हैं कि कतर के प्रथम दृष्टया न्यायालय के फैसले की एक प्रति अभी तक भारतीय पक्ष को औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को कतर में गिरफ्तार किया गया था।
और वहाँ की कोर्ट ने कथित जासूसी के आरोप में उन्हें मौत की सजा सुना दी। इस मामले में भारत सरकार का भी बयान आया। सरकार ने कहा कि हम कतर में फंसे भारतीयों को बचा लेंगे और उनकी रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए तमाम विकल्पों की तलाश करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है, ये भी एक विकल्प है, जैसे कि पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में किया गया था, जिन्हें 2016 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और बाद में कथित जासूसी के आरोप में एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हिरासत में ले जाने के समय सभी 8 लोग धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। वो कतरी नौसेना में मेड इन इटली बोना स्टील्थ पनडुब्बियों को शामिल करने की देखरेख कर रहे थे और अचानक ये पूरा मामला कतर सरकार के सामने आ गया, जिसमें कतर ने नौसेना के पूर्व अधिकारियों पर जासूसी का आरोप मढ़ दिया। मैं आपको अभी बता दूं कि जो कतर है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कतर ये सजाएं जो है वो नहीं दे पाएगा और इसकी वजह ये है कि ये 8 अफसरान की बात है, नेवी अफसरान की, और वो भी नेवी अफसरान किसके हैं? इंडिया के। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया इतने आराम से नहीं बैठेगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर आप ऑप्शंस देखें उसके ऊपर हम अगर तफसील में जाएं तो हमें लीगैलिटीज में जाना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मसलन ये कि जो इंडिया है वो इसके ऊपर जब क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है, क्या वहां पर पहुंच सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है कि ये भी ऑप्शन हो कि इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया पहुंचे और कहे कि भाई क्या है, ये क्या है। कतर भी ये जानता है कि अब भारत के साथ वो भारत नहीं है पुराना जो चुपचाप से कहता था अच्छा मेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारा तो आप दाहिने पे मार दो, ये भारत नहीं है। और अगर हम चाहें, मैं बड़े ध्यान से ये बात कह रहा हूं, इफ वी वांट टू हर्ट कतर से हम काफी उसका नुकसान कर सकते हैं अगर हम चाहें। 7 लाख के लगभग हम भारतवासी वहां काम करते हैं। हम नहीं चाहते हमारे संबंध बिगड़े उनके साथ, लेकिन इसको मेगाफोन डिप्लोमेसी के बजाय हम लोग क्वाइटली इस मामले को रिजॉल्व करेंगे और ये जो हमारे बंदी वहां पर हैं ये वापस आएंगे। क्या इन लोगों का भारत ट्रांसफर पॉसिबल है कि नहीं? अब लोग मुझसे काफी पूछ रहे हैं कि मेरे साहब ये बताइए क्या हम उनको वापस ला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि एक एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है भारत और कतर के बीच में, जिसमें बोला है कि जो ट्रांसफर ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स टू इंडिया, अगर वहां पे कोई प्रिजनर है कतर में तो उसको इंडिया ट्रांसफर, कतरी कोर्ट उनको सजा सुनाएगा। जैसे इनको कुछ भी सजा सुना दी, बोला कि इनको सजाएं मौत या जो भी है, तो ये वही सजाएं वो इंडिया आके काटेंगे। ये एक प्रावधान है। तो भारत उस प्रावधान के लिए अब इनसे बात कर रहा है कतर से, एंड आई एम होपिंग कि मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नुपुर शर्मा केस के बाद ये कहते हैं कि साहब रिश्ता खराब हो गया कतर के साथ, क्योंकि नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बातें बोली एक टेलीविजन शो पे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम देशों का जो सोच है ना, और मैंने देखा 90% ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज की एक ही जैसी सोच है। कतर के साथ इस समय जिस तरह की चीजें चल रही हैं, कतर के ऊपर जिस तरीके के शिकंजे कसे जा रहे हैं और कतर के ऊपर जिस तरह से डिप्लोमेसी का तीर चलाया है ना जयशंकर साहब ने, बहुत ही मुश्किल खेल है। अच्छा, अगर हम आज की सिचुएशन को समझें, पूरा का पूरा हमको गणित को समझनी पड़ेगी। एक तरफ दुनिया में पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से चल रहा है रशिया यूक्रेन का, रूस यूक्रेन का युद्ध। उसमें इंडिया अपनी चाह कर भी, इंडिया ने एक जो है वो मध्यस्थ की मतलब या सुलह कराने वाले की भूमिका निभाई, या हम कह लें कि पूरी तरीके से यूक्रेन के खिलाफ नहीं था, मगर रशिया के साथ में दोस्ती थी। वो चीज हमको दिखी, व्यापार के रूप में दिखी, भले वॉर के रूप में ना दिखे, भले इंडिया ने मिलिट्री सपोर्ट ना किया हो, मगर रशिया से तेल खरीद के उनको इकोनॉमिकली जरूर सपोर्ट किया। उसमें भी यही थी, एक तरफ रशिया था, उसमें हम कह सकते हैं रशिया चाइना का ब्लॉक, और दूसरी तरफ था वही अमेरिका वाला ब्लॉक। तब अमेरिका वाले ब्लॉक के एक तरह से हम कह सकते हैं खिलाफ था, पूरी तरीके से नहीं और थोड़ा बहुत खिलाफ था, क्योंकि एक पक्ष के दोस्त में था। अब हो जाता है इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर। यहां पर इंडिया का एकदम साफ, एकदम स्पष्ट भूमिका। यहां पर कोई ये नहीं कि हम फिलिस्तीन से मदद जरूर भेजी भारत ने, मगर इंडिया का ये साफ है कि हम इजराइल के साथ हैं। तो यहां पर पूरी तरीके से इंडिया जो है दोनों में अलग अलग पार्टी के साथ, उधर यूक्रेन वाले में रशिया के साथ, यहां पर अमेरिका के साथ। इन सबके बीच में जो ईरान से विवाद बढ़ जाता है, आपको याद होगा पहले जब तेल अवीव इजराइल चाहता था कि उनकी राजधानी बन जाए, जब यरूशलेम, तेल अवीव तो ऐसे है, जब यरूशलेम चाहता था इजराइल की उनकी राजधानी बन जाए, उसके लिए पूरी दुनिया में यूएन में वोटिंग हुई, उसने इंडिया ने खिलाफ वोट दिया था इजराइल के, इसलिए क्योंकि उस समय उनको ईरान की बहुत जरूरत थी। आज वो जरूरत नहीं है और इसीलिए आज हम
जो है वो इजराइल के साथ खुले तौर पर खड़े भी हैं। मगर जो आज बड़ी बात है, इन सब पूरी की पूरी गणित में दोनों पक्षों को संभालना, दोनों पक्षों को नाराज भी ना करना, दोनों पक्षों से बराबरी बना के रखना, सबसे बना के रखना, उसी के साथ साथ में ये कतर वाला मामला हो जाता है। अब यहाँ पर किसके पास जाए? या तो कतर के मामले में जो है वो इनके खिलाफ हम जाएं, कतर के खिलाफ अगर पूरी तरीके से ओपन फ्रंट खोल देते हैं तो फिर हमारा एक तरीके से विवाद वाला स्थिति बन जाएगी, वो भी भारत नहीं चाहता है। और साथ साथ में उसमें हम गल्फ के खिलाफ भी हो जाएंगे, अमेरिकन ब्लॉक, पूरी की पूरी अलग गणित है। मगर इन्हीं सब चीजों के साथ साथ में हमको ईरान के साथ भी दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, और भी कई सारे जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त देश हैं उनके साथ भी दुश्मनी लेनी पड़ेगी। तो इस डिप्लोमेसी में मुश्किल तो है, इतना आसान खेल नहीं है इंडिया के लिए। उसमें भी यदि भारत इतना दबाव बना ले जा रहा है तो इसको आप डिप्लोमेसी की, या आप देखेंगे ना आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद बाकी सरकार ने जो किया हो, जैसे किया हो, मगर विश्व भर में डिप्लोमेसी कैसे बांधी जाती है आप देख लेना। ये जयशंकर साहब को और इस मोदी जी की गवर्नमेंट को याद करेगी पूरी दुनिया इस मामले की, डिप्लोमेसी कैसे साधनी है। एक बार इंडिया और इंडिया का जो पूरा पूरा ये टेन्योर था मोदी सरकार का, इसको ध्यान से स्टडी करके सीखो।